गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज सबसे पहले दो बात आपसे आग्रह करना चाहूँगा। पहली बात कि आप मेरे कार्यालय से व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से जुड़ जाएं, ताकि आपके वीडियो को डायरेक्ट आपके पास उसके लिंक मैं भेज दूं और बेवजह की जो बहुत आपके काम की वीडियो नहीं है उसका नोटिफिकेशन से आप बच जाएंगे। चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत विविध चीज़ों की कक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसमें करंट अफेयर्स है, सिविल सर्विसेज के लिए कुछ क्लासेज है, तो और क्लास की रफ्तार को भी मैं अब बढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरी बात कि आए दिन होता है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, एक लॉबी कहने लगती है कि परीक्षा नहीं होगी, कोर्ट का स्टे है, ये कुछ भी नहीं होना है। ये सब कुछ दिन कुछ महीने टालने की बात है। परीक्षा होगी होगी, चूँकि यह एक वैधानिक प्रावधान के तहत हो रहा है। ऑलरेडी बिहार इसमें पीछे है। आज राइट टू एजुकेशन एक्ट को लगे हुए 10-11 साल हो गए हैं, इसलिए इसे कोई नहीं रोकेगा। और आप इस मुगालते में ना रहें, एकदम से तैयारी करना चाहेंगे, आपसे तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ढेर सारे काम हैं। आज आप नौकरी में हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, उसके साथ पढ़ना बहुत कठिन काम है। धीरे धीरे इस क्लास के माध्यम से आप बहुत कुछ जान जाएंगे और बहुत सुविधा आपको होगी। तीसरी बात है कि मैं क्लास को डिस्क्रिप्टिव मोड में ले जाना चाह रहा हूँ। ये तो शुरुआत में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा आप पढ़ें। उसके पीछे कारण था कि नियमावली और बिहार बेयर एक्ट के ऊपर क्लास था, जिसमें मैंने उसको पढ़ने के तरीके बनाए कि इस दोनों से सिलेबस मान लिया जाए तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब मैं टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। जैसे आज का टॉपिक है वैधानिक, संवैधानिक, कानूनी, समिति, शिक्षा, सबसे जुड़े हुए मूल सवालों को उठाना, जो समान अध्ययन, शैक्षणिक योग्यता, ये किसी भी काम में आएंगे। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन पे आप पूरा ध्यान दें और घबराएं नहीं। चलिए तो आज की कक्षा फिर शुरू करते हैं कि संघ सूची में शामिल, मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत में संविधान में सबके पावर का, सबके शक्ति का पृथक्करण है, सबके शक्ति का बंटवारा है। शक्ति का बंटवारा तीन प्रविष्टि के आधार पे है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरा समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट। तीसरा राज्य सूची। तीनों सूची में विषय निर्धारित हैं कि इस विषय पे कौन कानून बनाएगा, इस विषय पे कौन कानून बनाएगा। शिक्षा, जब मेरा मूल संविधान बना था तो शिक्षा राज्य सूची में था, फिर उसे 1942 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में ले आया गया। और अब शिक्षा पर राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी। लेकिन अगर कोई विषय को लेकर केंद्र कानून बना देता है तो केंद्र का कानून वैध होगा, राज्य का कानून स्वयमेव अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आज मैं वही बात करना चाहता हूं कि संघीय सूची में शामिल 99 प्रविष्टियां। 99 का मतलब कि 99 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 99 सब्जेक्ट, जिसके ऊपर केवल संघ कानून बनाती है। इस प्रविष्टि में भी कितनी प्रविष्टि शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा 10, 5, 8, 6 प्रविष्टियां ऐसी हैं इसमें जिसका संबंध डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से है। यानी ये आप मत सोचे कि संघ सूची में शिक्षा की चर्चा नहीं होगी, है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं है। सीधा शिक्षा संघ का विषय नहीं है। संघीय सूची में कौन सी प्रविष्टि विदेशी देशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध से संबंधित है, तो इसकी प्रविष्टि नंबर 13। अब मैं बोला प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अब शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध दो देशों के बीच बनाना, ये राज्य सूची का विषय हो नहीं सकता है, न समवर्ती सूची में जा सकता है। तो ये संघ सूची का है, क्योंकि राज्य से बाहर। तो विदेशी देशों के साथ हमारा शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने की जो बात है वो किस सूची के अंदर है, तो 13वीं सूची के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट
हम आते हैं संघीय सूची की प्रविष्टि में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को कानूनी रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की जाती है। कि किस प्रविष्टि में, यानी कि जिससे किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, तो प्रविष्टि 62, जिसमें किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। शिक्षा में बहुत सारे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे पीछे भी मैंने चर्चा की थी। आज इस बात को जान जाइए कि हायर एजुकेशन जो है वो 4 चीज़ों से गाइड होता है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राज्य की विश्वविद्यालय, उसके बाद राज्य की निजी विश्वविद्यालय, और उसके बाद ओपन स्कूल्स, ओपन यूनिवर्सिटीज, और 5वां राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIT, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय संग्रहालय, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटा मोटी जो आप सुनते हैं उसमें IIT है, AIIMS है, ये सारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। AIIMS है मैनेजमेंट के लिए, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, तो हर राज्य में हो गया। बिहार में भी AIIMS हो चुका है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सारे राष्ट्रीय महत्व के हैं। संघीय सूची की प्रविष्टि 63 में किस विश्वविद्यालय को कानूनी रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में जाना जाता है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के है, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय महत्व की संस्था के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इनको रखा गया। बहुत सारे मानद विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है, उसे भी राष्ट्रीय महत्व का रखा जाता है। संघीय सूची की प्रविष्टि 65 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? संघीय सूची की प्रविष्टि 65 में 65 में कौन से शामिल हैं? तो पेशेवर, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण, पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देना, अपराध की जांच या पता लगाने की वैज्ञानिक और तकनीक सहायता। सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन इनके पर्पस अलग हैं। तो ये सारे जो हैं वो सारे किस में आएंगे? प्रविष्टि 65 के अंतर्गत आएंगे। संघीय सूची की किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और निर्धारण शामिल है? प्रविष्टि 66। तो इस तरह से 6 प्रविष्टियां हैं, जो 6 प्रविष्टियों में से क्या क्या उन प्रविष्टियों के अंतर्गत है? तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अलग है ये सारी चीजें, लेकिन शिक्षा से जुड़ी हुई है। राज्य सूची में संबद्ध 62 प्रविष्टियों में कौन 2 प्रविष्टि शिक्षा से संबंधित है? तो राज्य में, केंद्र में 99 था, राज्य में 62। तो कौन सी 2 शिक्षा से संबंधित है? तो प्रविष्टि 11 और 12, ये दोनों प्रविष्टि 11 और 12 शिक्षा से संबंधित है। समवर्ती सूची की कौन सी प्रविष्टि आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है? तो प्रविष्टि 20, यानी एंट्री 20। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में निम्नलिखित में से कौन सा क्या शामिल है? तो तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय, व्यवसायिक और श्रम तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, उपयुक्त सभी। व्यवसायिक और श्रम तकनीकी शिक्षण संस्थान, जिसको ITI कहते हैं, वो व्यवसायिक और श्रम के तकनीकी प्रशिक्षण की संस्था है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कहते हैं। शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? पहले बता चुका हूँ कि 1976 में किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें के संशोधन। 18 दिसंबर 1976 को संविधान के किस संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा का हस्तांतरण किया गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा राज्य सूची से आ गई समवर्ती सूची के अंतर्गत। उसके बाद भारतीय संविधान में शिक्षा किस वर्ष मौलिक अधिकार बना? तो वर्ष 2002। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन कर एक मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बनाया गया।
किस अनुच्छेद में राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित हो उपबंध करेगा? तो किस नीति में ये बात को? तो 21A पहले बता चुका हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख की शिक्षा की बात है? तो वो भी अनुच्छेद 22 में ही है कि 6 वर्ष से नीचे तो सरकार 6 से 14 राइट टू एजुकेशन आ गया, लेकिन 6 से नीचे को भी देखना है। किसके द्वारा देखना है? तो इसी अनुच्छेद में उसकी चर्चा है। और नई शिक्षा नीति 2020 में इसके व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जितने आंगनबाड़ी संस्थान हैं वो सारे को बालवाड़ी बना के इन बच्चों को इस योग्य बनाना है कि आगे जाके फिर अपनी शैक्षणिक क्षमता को बढ़ा सके। संसद द्वारा किस वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया था? तो वर्ष 2009 में इसे बनाया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया 2010 से। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। उसी में प्रावधान है कि शिक्षक बच्चों को भी अधिकार है कि वो प्रशिक्षित शिक्षक से पढ़ें और हर 8वीं तक के स्कूल को प्रधान शिक्षक रखने की बात है और उससे ऊपर के 12वीं के स्कूलों में प्रधानाध्यापक को रखने की बात है। तो ये कानून नहीं बदलने जा रहा है, ये लागू हो चुका है, मौलिक अधिकार है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रधानाध्यापक या प्रधान अध्यापक का चयन रुक जाएगा, ये होगा? कभी नहीं रुकेगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व किया जा रहा है, कर लिया जाएगा, लेकिन पेपर होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में पड़ोस के विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है? चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक शब्द है पड़ोस के विद्यालय पे पहला हक बच्चों का होगा, यानी डिस्टेंस के द्वारा एडमिशन होना है। ये बात शिक्षा के अधिकार में कहा गया कि आपके घर के बगल में कोई भी स्कूल है उस पर आपका हक पहला है। तो 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय, हर बस्ती के 3 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर के आस उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, 2 किलोमीटर हर बस्ती के 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर के आसपास 2 किलोमीटर के आसपास उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी क और क्या बोलते हैं, क और ख इसके सही उत्तर है कि 1 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय और हर बस्ती के 3 किलोमीटर के भीतर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय करना है। ये शिक्षा का अधिकार कानून है। इससे शहरों में बड़ी राहत मिली है बच्चों को एडमिशन कराने में। फिर किसी भी बच्चों को आप प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन के समय उसके अभिभावक से या उस बच्चे से कोई इंटरव्यू नहीं लोगे, कोई उसकी जांच परीक्षा नहीं लोगे। ये भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका की स्थापना की गई थी बच्चों के संवर्धन के लिए। देश में बाल अधिकार की रक्षा नहीं, बच्चों के संवर्धन के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को संरक्षण का समान महत्व का है? तो इसके अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चे, मतलब 0 से 18 को बच्चों की ही श्रेणी में रखा गया है। हालांकि 14 से ऊपर किशोर कहलाता है। तो आप इसके पास राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास 0 से 18 साल के बच्चे जा सकते हैं। किस आयोग में एकीकृत सेटिंग में दिव्यांगता वाले बच्चों को शिक्षा पर जोर दिया गया है? तो ये कोठारी आयोग, जो शिक्षा का एक बृहत आयोग है 1965-66 में, उसने कहा था एकीकृत सेटिंग्स में दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया था। इस तरह से आज की कक्षा यहीं पे मैं विराम लेता हूं और आग्रह फिर से करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद। Contact, email
straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.